उस रात शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगले में एक अमीर और कठोर दिल वाले अरबपति ने अपनी नई गरीब नौकरानी की ईमानदारी परखने के लिए सोने का नाटक करने का फैसला किया। उसने जानबूझकर अपना बटुआ, घड़ी और यहां तक कि तिजोरी भी थोड़ी खुली छोड़ दी, बस ये देखने के लिए कि वो कैसी प्रतिक्रिया देगी। लेकिन जब बत्तियां बुझ गईं और कमरे में केवल सांसों की धीमी आवाज रह गई, तो वो लड़की अंदर आई, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। उस गरीब लड़की ने कुछ ऐसा किया जिससे वो अमीर आदमी सन्न रह गया, और उसी पल से उसकी दुनिया बिखरने लगी और फिर एक ऐसे तरीके से फिर से जी उठी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बंगला एक पॉश इलाके में खामोश खड़ा था, जिसके चारों ओर करीने से कटे हुए हरे भरे पेड़ थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके मालिक की जीवन शैली थी, व्यवस्थित, ठंडी, और भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। उस बंगले में किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय जिंदगी के। विक्रम, एक प्रमुख रियल एस्टेट समूह के सीईओ को इस महंगी खामोशी की आदत हो गई थी। उसकी दुनिया में सफलता को आंकड़ों से, शक्ति को आज्ञाकारिता से मापा जाता था और विश्वास एक विलासिता थी। इसीलिए जब उसने एक नई नौकरानी रखने का फैसला किया तो उसने उसके नाम या परिस्थितियों के बारे में जानने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बस अपने प्रबंधक को निर्देश दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखो जो साफ सुथरा हो, कम बोलता हो और कोई गड़बड़ ना करे। और इस तरह मीरा आई। वो लड़की एक धुंध भरी सुबह बंगले के गेट से अंदर आई। उसकी पीठ पर एक पुराना बैग था और हाथ में कपड़े का एक थैला था जिसमें कुछ जोड़ी कपड़े थे। उसकी सफेद कमीज पीली पड़ चुकी थी, काली पैंट घिस चुकी थी और जूतों का ब्रांड पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा साधारण था, त्वचा सांवली थी और आंखें हमेशा किसी दूर की चीज को खोजती हुई लगती थीं। लेकिन कमला जी, जो लंबे समय से घर की प्रबंधक थीं, ने एक ही नजर में जान लिया कि ये लड़की आसानी से झुकने वालों में से नहीं है। मीरा को भूतल पर स्टोर रूम के पास एक छोटा कमरा दिया गया। किसी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया, उसने खुद ही काम सीखा, खुद ही अपने काम का समय तय किया। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, मीरा ने आंगन साफ कर लिया था, रसोई साफ कर दी थी और लिविंग रूम में गर्म पानी रख दिया था। विक्रम ने संयोग से उसे सुबह 6:30 बजे देखा। वो डाइनिंग टेबल पहुंच रही थी, बिना कोई आवाज किए झुकी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस कुछ मिनटों तक उसे देखता रहा और फिर चला गया। ये व्यक्ति सरल नहीं था। विक्रम की मॉडल गर्लफ्रेंड रिया को यह पसंद नहीं आया। ऐसी फीकी सी लड़की को क्यों काम पे रखा? ये किसी बी ग्रेड फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है, इस जगह के लायक नहीं है। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थी। उसे बहस करना पसंद नहीं था, लेकिन रिया आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब भी वो मीरा को देखती, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। ए लड़की, पोंछा लगाते हुए पानी मेरे पैर पे क्यों उछाल दिया? ये सब्जी इतनी फीकी क्यों है? क्या तुम मुझे जहर देना चाहती हो? दूसरी मंजिल पे मत घूमना, वो जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मीरा ने बहस नहीं की। वो चुपचाप सब कुछ सहती रही, जैसे उसे अपमानित होने की आदत हो गई हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात सोने से पहले वो अपने बैग से एक छोटा सा ब्रेसलेट निकालती थी। एक साधारण चांदी का ब्रेसलेट जिस पर रोहन नाम खुदा हुआ था। वो उसे कुछ मिनटों तक देखती और फिर अपनी बाह पर सिर रखकर सो जाती। एक दोपहर जब जोरदार बारिश हो रही थी, विक्रम को रिया का एक संदेश मिला, अपने स्टडी रूम की तिजोरी देखो, मुझे लगता है कि कुछ गायब है। विक्रम तुरंत घर लौटा। उसने कुछ नहीं कहा, बस तिजोरी खोली और जांच की। तिजोरी में रखे बटुए से 2 लाख रुपए नकद गायब थे। जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, ताला भी नहीं टूटा था। प्रबंधक को कुछ नहीं पता था, गार्ड ने भी किसी अजनबी को आते जाते नहीं देखा था। रिया विक्रम के पास खड़ी हो गई और उसके कान में फुसफुसाई, मेरे अलावा आपके कमरे में कौन जा सकता है? बस वही नौकरानी है, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? विक्रम ने इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया। वो अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन इतना भोला भी नहीं था कि स्पष्ट संभावनाओं को नजरअंदाज कर दे। उस रात उसने अपने स्टडी रूम को फिर से व्यवस्थित किया, जानबूझकर तिजोरी खुली छोड़ दी, बटुआ मेज पर रख दिया और कमरे में सोफे पर सोने का नाटक करने लगा। जब घड़ी में 1 बजे से ज्यादा का समय हुआ तो लकड़ी के फर्श पर हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वो मीरा थी।
उसने एक फीके रंग का सूती नाइट सूट पहना हुआ था। बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे। वो एक बिल्ली की तरह चुपचाप अंदर आई। कोई आवाज नहीं हुई। उसकी आंखें चारों ओर घूमी, बटुए पर रुकी, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ी। उसने विक्रम को देखा। उसकी आंखें बहुत देर तक उस पर टिकी रहीं। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुर्सी पर रखा कंबल उठाकर उसे उड़ा दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली। वो एक पुरानी हो चुकी भगवत गीता थी। उसने उसे बटुए पर रख दिया और बहुत धीरे से फुसफुसाया, जिसे कोई नहीं सुन सका। और फिर वो पीछे हटी, दरवाजा बंद कर दिया, जैसे वो कभी अंदर आई ही ना हो। विक्रम ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, चोरी के डर से नहीं, बल्कि जो उसने अभी देखा था उसके कारण। खामोशी में की गई नेकी, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। अगली सुबह बटुआ वहीं था। एक भी पैसा कम नहीं था, लेकिन बटुए के ऊपर वो पुरानी भगवत गीता रखी थी, जिसके अंदर पेंसिल से एक पंक्ति लिखी थी, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि स्वाभिमान से भी जीता है। विक्रम ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस नाश्ते के दौरान मीरा को और ध्यान से देखा। वो हमेशा की तरह चुपचाप अपने लिए खाना परोस रही थी, किसी को नहीं देख रही थी। रिया ने फिर से तिरछी नजर से देखा, लेकिन विक्रम ने पहली बार कहा, आज सूप बहुत अच्छा बना है, तुमने बनाया है? मीरा थोड़ी हैरान हुई और फिर सिर हिला दिया। रिया विक्रम को घूरने लगी। आप उसके बनाए सूप की तारीफ कर रहे हैं? क्या आप सच में इस लड़की को यहां रखना चाहते हैं? विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखों में वो परिचित दुलार नहीं था, नौकरानी हो या ना हो। अच्छा खाना बनाने वाले की तारीफ होनी चाहिए। इस बात ने खाने की मेज पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा ला दिया। रिया गुस्से में अपना खाना अधूरा छोड़कर उठी और सीधे दूसरी मंजिल पर चली गई। नाश्ते के बाद विक्रम सीधे अपने स्टडी रूम में गया, भगवत गीता उठाई और उस पन्ने को खोला जहां निशान लगा था। किताब के किनारे पर एक छोटी सी तस्वीर थी। लगभग 6 साल का एक लड़का स्कूल की वर्दी में खिलखिलाकर हंस रहा था। हाथ से दिल का आकार बना रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, रोहन 2019। विक्रम कुर्सी पर झुक गया, हाथ में तस्वीर लिए। उसका दिमाग खाली था। कई सालों बाद पहली बार उसने अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस किया। पैसे के लिए नहीं, किसी पर शक के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने इस तथाकथित आदर्श बंगले के बीच एक सच्ची चीज, एक खामोश दुख और एक बहुत ही मानवीय उपस्थिति देखी थी। वो मीरा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन पिछली रात उसने एक छाप छोड़ी थी, किसी बड़े काम से नहीं बल्कि मौका होने पर भी कुछ ना करके। और उसी रात से बंगले में बदलाव शुरू हो गया, बहुत धीरे धीरे, बहुत खामोशी से, लेकिन इतना कि जो लोग सच में ध्यान देते वे महसूस कर सकते थे कि गर्मी धीरे धीरे लौट रही थी। महंगे क्रिस्टल झूमरों से नहीं बल्कि एक खामोश दिल से जो अभी अभी अंदर आया था। उस दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। बंगले का माहौल जो पहले से ही शांत था, अब और भी घने कोहरे में डूबा हुआ लग रहा था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें फैली हुई थीं, लिविंग रूम से आती पीली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जिससे माहौल एक ही समय में आरामदायक और अजीब तरह से ठंडा लग रहा था। विक्रम अपने स्टडी रूम में चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में छोटी सी भगवत गीता और एक मासूम मुस्कान वाले बच्चे की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखे शब्द रोहन 2019 सुबह से ही उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो उस किताब के पुराने पीले पड़ चुके पन्नों को बार बार पलट रहा था। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, ये किताब अपने साथ एक बहुत ही निजी, बहुत दर्दनाक भावना लिए हुए लग रही थी। उस रात विक्रम ने सबके साथ खाना नहीं खाया। उसने काम में व्यस्त होने का बहाना बनाया और अपने कमरे में ही रहा। लेकिन सच तो ये था कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। मीरा का धीरे से उसे कंबल उड़ाना और फिर किताब को बटुए पर रखना, ये दृश्य उसके दिमाग में एक धीमी लहर की तरह बार बार आ रहा था। उसने अपने स्टडी रूम में सुरक्षा कैमरे का मॉनिटर चालू किया, पिछली रात की रिकॉर्डिंग को रिवाइंड किया। वो हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। मीरा ने दरवाजा खोला, एक झिझक भरी नजर से अंदर आई। उसमें लालच का कोई भाव नहीं था। वो बस वहां खड़ी होकर उसे बहुत देर तक चुपचाप देखती रही। एक पल जो छोटा लग रहा था, लेकिन विक्रम को कंपा गया। जिस तरह से उसने उसे कंबल उड़ाया, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को उड़ाती है, बिना किसी गणना के, बिना किसी संदेह के। बस एक साधारण सी देखभाल,
विक्रम पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। कितने समय से किसी ने उसे कंबल नहीं ओढ़ाया था। नौकरानी नहीं, प्रेमिका नहीं, सचिव नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तव में उसे एक इंसान के रूप में देखा हो, पैसे, पद या लाभ के लिए नहीं। रात हो गई, बारिश अभी भी रिमझिम हो रही थी। नीचे मीरा रसोई का फर्श पोंछ रही थी। उसके पतले लेकिन मजबूत हाथ हर हरकत कोमलता और सावधानी से कर रहे थे। कमला जी एक कोने में चाय पी रही थीं, बीच बीच में उस युवा लड़की को देख लेती थीं। मैंने कुछ दिनों से देखा है तुम पोछे का कपड़ा बहुत अच्छे से धोती हो, उन्होंने कहा। पिछली नौकरानी बस उसे निचोड़कर सुखा देती थी, फर्श पोंछने के बाद भी चिपचिपा लगता था। मीरा धीरे से मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वो अपना काम करती रही। तुमने पहले क्या काम सीखा था? कमला जी ने सच में उत्सुकता से पूछा। नर्सिंग जी, मीरा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तो फिर क्यों छोड़ दिया? उस पेशे में अब अच्छी तनख्वाह मिलती है। मीरा कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे एक समान स्वर में बोली, मेरा बेटा गुजर गया। मैं अब वेंटिलेटर की आवाज और कीटाणुनाशक की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस बात ने कमला जी को चुप करा दिया। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, बस एक लंबी सांस ली। उनकी बूढ़ी आंखों में दया की एक किरण चमक उठी। अगली सुबह जब विक्रम लिविंग रूम में आया तो मीरा ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर रखा था। कुछ शानदार नहीं, बस तले हुए अंडे, ब्रेड और एक गिलास सोया मिल्क। उसने बड़े करीने से कटे हुए अंडे की प्लेट को देखा, जिसकी जर्दी ठीक से पकी हुई थी। बगल में दूध का गिलास था, जिससे हल्की भाप निकल रही थी और एक भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। विक्रम मेज पर बैठ गया, धीरे से सिर हिलाया। तुमने बनाया है? जी, मीरा ने जवाब दिया। उसने और कुछ नहीं कहा, बस कांटा उठाकर अंडे का एक टुकड़ा चखा। स्वाद बिल्कुल सही था, न ज्यादा नमकीन, ना ज्यादा फीका। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वो खाना नहीं था, बल्कि हर छोटी सी बात में दिखाई गई देखभाल थी। एक नौकरानी को इतना सुंदर खाना बनाने की जरूरत नहीं होती जब तक कि वो खाने वाले की सच में परवाह न करती हो। रिया बाद में एक लाल रेशमी नाइट गाउन में आई। उसके घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो एक अभिमानी रूप बनाने की कोशिश कर रही थी। वो विक्रम के सामने बैठ गई। बगल में मेज पहुंच रही मीरा पर नजर डाली और फिर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई। अंडे की तारीफ कर रहे हो? ऐसी सस्ती चीजों को भी खास समझते हो? विक्रम बिना किसी प्रतिक्रिया के खाता रहा। रिया ने अपने बाल झटके और उसे घूरने लगी। सच कहूं तो तुम दिन ब दिन अजीब होते जा रहे हो। इस देहाती नौकरानी को रखने का क्या मतलब है? क्या तुमने सोने का नाटक करके उसकी परीक्षा भी ली? विक्रम थोड़ा रुक गया। तुम मुझ पर नजर रख रही हो। स्टडी रूम का कैमरा नहीं हटाया, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। विक्रम ने कांटा नीचे रखा और उसे देखा। मैं लोगों की परीक्षा इसीलिए नहीं लेता कि उन्हें फंसाऊं, बल्कि इसलिए कि खुद से सवाल कर सकूं। रिया जोर से हंसी। हे भगवान, एक सीईओ के मुंह से ऐसी दार्शनिक बातें। तुमने उसकी परीक्षा ये देखने के लिए ली कि वो चोरी करती है या नहीं, है ना? अब जब तुमने देखा कि उसने पैसे नहीं लिए तो तुम भावुक हो गए। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। वो उठा और अपना आधा नाश्ता मेज पर छोड़कर चला गया। उस पूरी सुबह विक्रम अपने कमरे में बैठा रहा। उसके सामने कर्मचारियों की फाइलें थीं। उसने पहली बार मीरा की फाइल को गंभीरता से खोला, पूरा नाम नोट किया। मीरा देवी, जन्म 1998, मूल निवासी उत्तर प्रदेश, पिछला पेशा आपातकालीन कक्ष में नर्स, व्यक्तिगत घटना के बाद स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी। नीचे उसके हाल के पते और कमला जी की हस्तलिखित एक टिप्पणी थी। शांत, कम बोलने वाली, लगन से काम करती है। विक्रम ने फाइल मेज पर रख दी। उसके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनने लगी। एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया, एक नर्स जिसने एक मानसिक आघात के बाद अपना पेशा छोड़ दिया, एक व्यक्ति जो जीने के लिए नौकरानी का काम स्वीकार करता है, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, लेकिन फिर भी अपने पास एक भगवद गीता और एक अटूट विश्वास रखता है। दोपहर में बारिश थम गई। देर से निकली धूप पत्तियों से छनकरा रही थी। साफ फर्श पर लंबी छाया बना रही थी। मीरा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। एक पुरानी टी शर्ट जिस पर एक मुस्कुराते हुए लड़के की तस्वीर छपी थी।
विक्रम दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा था। उसकी आंखें उसे देख रही थीं। एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी, जैसे उसके अंदर कुछ मर चुका था जो अचानक जाग उठा हो। ये दया नहीं थी, बल्कि सम्मान था। और उस क्षण से वो जानता था कि इस बंगले में जीवन ने अभी अभी करवट लेना शुरू किया है। इसलिए नहीं कि कोई ज्यादा सफाई कर रहा था, बल्कि इसलिए कि इस बेजान माहौल में एक खामोश दिल ने अपनी धड़कनें पैदा करना शुरू कर दिया था, धीमी लेकिन सच्ची और जीवित। सुबह की धूप कांच की खिड़कियों से छनकर खामोश बंगले के हर कोने में फैल रही थी। आज सुबह बारिश नहीं थी, लेकिन हवा में अभी भी हल्की नमी थी। कहीं से चमेली के फूलों की भीनी भीनी खुशबू लिविंग रूम में आ रही थी। मीरा हमेशा की तरह जल्दी उठी, चुपचाप कमला जी के लिए चाय बनाई और नाश्ता तैयार करने लगी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ बदल रहा था, स्पष्ट नहीं लेकिन निश्चित रूप से। दूसरी मंजिल पर विक्रम अभी भी बिस्तर से नहीं उठा था। वो चुपचाप लेटा था, हाथ माथे पर रखा था। आंखें छत पर टिकी थीं, जैसे वो अपनी उलझी हुई यादों के बीच कुछ खोज रहा हो। भगवद गीता और रोहन नाम के लड़के की तस्वीर वाले दिन से उसका मन शांत नहीं था। इसने उसे 15 साल की उम्र की याद दिला दी, वो उम्र जब उसकी माँ बिना कुछ कहे चली गई थी, अपने पति और एक असहाय आत्मग्लानि से भरे बेटे को छोड़कर। तब से विक्रम ने भावनाओं को दबाना सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी, जिसे वो सभी विफलताओं की जड़ मानता था। लेकिन मीरा, वो खामोश औरत, बस कुछ साधारण हरकतों से उन परतों पर धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। और जो बात उसे भ्रमित कर रही थी वो ये थी कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, वो बस अपने तरीके से जी रही थी। और यही बात उसे अपनी नजरें हटाने नहीं दे रही थी। वो उठा, एक जैकेट पहनी और डाइनिंग रूम में चला गया। मीरा ने पहले से ही नाश्ता लगा दिया था, छोले भटूरे, साफ धुली हुई हरी चटनी और साथ में थोड़ा नींबू और अचार। मसालेदार छोले की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। कमला जी चाय पी रही थीं। विक्रम को देखकर उन्होंने सिर उठाया। विक्रम बेटा, आज देर से उठे। मीरा ने तुम्हारी पसंदीदा चीज बनाई है। पिछली बार जब तुम दिल्ली की यात्रा से लौटे थे तो तुमने कहा था कि तुम्हें छोले भटूरे खाने का मन है ना? विक्रम ने सिर उठाकर मीरा को देखा। वो सिंक के पास खड़ी अपने हाथ कपड़े के तौलिए से पोंछ रही थी। वो ना तो मुड़ी और ना ही कुछ बोली। तुम्हें कैसे पता कि मुझे छोले भटूरे पसंद है? विक्रम ने पूछा। मीरा ने अब धीरे धीरे जवाब दिया। उस दिन रात में आप फोन पर खाना ऑर्डर कर रहे थे। मैंने सुना अब दूसरी तरफ वाले से कह रहे थे कि छोले भटूरे बिना प्याज के और थोड़े मसालेदार भेजना। मुझे याद रह गया। विक्रम थोड़ा चौंक गया। फोन पर कही गई एक अनौपचारिक बात, उसने उस पर भी ध्यान दिया। दिखाने की जरूरत नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं, बस याद रखना। एक अजीब सी भावना उसके दिल में घर कर गई। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। एक टुकड़ा उठाया, धीरे धीरे चबाया। स्वाद तीखा, बिल्कुल सही। बाहर की दुकानों की तरह ज्यादा मसालेदार नहीं और भटूरे फूले हुए थे, चिपचिपे नहीं। अच्छा है, उसने अनायास ही कह दिया। मीरा अभी भी चुप थी, लेकिन उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे एक हल्की मुस्कान जो पूरी तरह से खिलने से पहले ही मुरझा गई हो। उस दोपहर विक्रम भगवद गीता लेकर रसोई में आया। उसने उसे मीरा को वापस देते हुए मेज पर धीरे से रखा। ये तुम्हारी है, मुझे लगा कि मुझे इसे नहीं रखना चाहिए। मीरा ने किताब ले ली और सिर हिला दिया। उसने ये नहीं पूछा कि उसने इसे पहले क्यों नहीं लौटाया, ना ही उसने कोई और सफाई दी। लेकिन उस समय उसकी आंखों में जो भाव था, विक्रम उसे नहीं भूलेगा। ये कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि एक शांत सम्मान था, जैसे वो समझ गई हो कि उसने इसे पढ़ा है, उसके जीवन के किसी हिस्से को छुआ है। मालिक, कमला जी ने कहा, कल मेरी बहन ने गांव से उस अस्पताल के कुछ पुराने रिकॉर्ड भेजे थे जहां मीरा काम करती थी। पता नहीं नाम एक ही है या नहीं, लेकिन एक मृत्यु का रिकॉर्ड है जिसका जन्मदिन तस्वीर में रोहन के जन्मदिन से मेल खाता है। मीरा रुक गई। उसके हाथ ने भगवद गीता को कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूं, उसने धीरे से कहा और जल्दी से मुड़कर चली गई। विक्रम ने उसे सीढ़ियों के पीछे गायब होते देखा। उसके दिल में एक पछतावे की भावना उठी। जिज्ञासा के लिए नहीं,
बल्कि अनजाने में उस औरत को एक बार फिर चोट पहुंचाने के लिए। उस शाम विक्रम कार चलाकर बंगले से निकल गया, बिना बताए। वो शहर के एक पुराने आवासीय परिसर में गया जो मीरा की फाइल में उसके पिछले पते के रूप में दर्ज था। इमारतें जर्जर थीं, गलियारे नम थे। बच्चों के रोने और तंग अपार्टमेंट से आने वाले खाने की महक एक दूसरे में मिली हुई थी। उसने कुछ लोगों से पूछा और फिर कमरा नंबर 203 तक पहुंचा। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। आप मीरा की दोस्त हैं? उसने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। मैं उसकी चचेरी बहन हूं। क्या हुआ? मैं उसके साथ काम करता हूं। मैं रोहन के बारे में जानना चाहता हूं। महिला ने उसे कुछ देर देखा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर आने का इशारा किया। कमरा सादा था, दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर एक मुस्कुराते हुए लड़के की थी। उसने तुरंत पहचान लिया, रोहन, भगवत गीता वाला लड़का। वो लड़का 2020 में गुजर गया। महिला ने बताना शुरू किया। तेज बुखार, अस्पताल में देर से भर्ती। दिमागी बुखार। मीरा उस समय रात की ड्यूटी पर थी। उसे समय पर कोई नहीं ले जा सका। जब उसे पता चला तो बच्चा बहुत गंभीर हो चुका था और बच नहीं सका। विक्रम ने यह सुना, उसका दिल बैठ गया। वो खुद को दोषी मानती है, महिला ने आगे कहा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना किराए का कमरा भी छोड़ दिया, गांव चली गई, लेकिन वहां भी नहीं रह सकी और फिर शहर आकर नौकरानी का काम करने लगी। वो बहुत चुपचाप रहती है। किसी से दिल की बात नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि हर रात वो अपने बेटे का नाम फुसफुसाती है। विक्रम ने धन्यवाद कहा और चला गया। रास्ते में उसने ना तो संगीत बजाया, ना ही कोई फोन किया। बस कार के चलने की आवाज थी और उसके दिमाग में विचार टकरा रहे थे। वो समझ गया, जिस तरह से वो उसे कंबल ओढ़ाती थी, जिस तरह से वो सावधानी से खाना बनाती थी, जिस तरह से वो चुपचाप रहती थी, ये सब एक ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी जिसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी दुनिया के साथ दयालुता से पेश आना चुना था। जब वो बंगले पर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। मीरा बरामदे में अकेली बैठी थी, हाथ में भगवत गीता लिए, आंखें बगीचे के एक कोने पर टिकी थीं। विक्रम उसके पास गया, उसके बगल में बैठ गया। मैं तुम्हारी चचेरी बहन से मिला था, उसने धीरे से कहा। मीरा नहीं मुड़ी, लेकिन वो जानता था कि वो सुन रही है। मैंने रोहन की तस्वीर देखी, उसकी मुस्कान बिल्कुल तुम्हारी तरह है। कुछ देर बाद उसने कहा, उसे हंसना बहुत पसंद था। मैं सोचती थी अगर मैं कोशिश करती रहूंगी तो वो बड़ा होने तक जिएगा। विक्रम ने उसे देखा। तुम गलत नहीं थी, तुम एक अच्छी मां थी। मीरा ने होंठ भींच लिए और फिर पलटकर पूछा, और तुम? क्या तुम्हें कभी किसी ने कंबल उड़ाया है? विक्रम बहुत देर तक चुप रहा और फिर धीरे से सिर हिलाया। 15 साल की उम्र से मैंने जैकेट के साथ सोना सीख लिया था, आदत हो गई है। मीरा मुड़कर उसे देखने लगी। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को मालिक नौकर के रिश्ते से परे देखा, बिना किसी झिझक या बचाव के। बस दो इंसान, एक जिसने अपना बच्चा खो दिया था, एक जिसने अपना बचपन खो दिया था। रात के एक शांत पल को साझा कर रहे थे और उसी पल से कुछ ठीक होने लगा। शोरगुल के बिना, स्पष्टता के बिना, लेकिन उतना ही गहरा जैसे पुराने घाव नरम पड़ रहे हों। बारिश फिर से हल्की हल्की शुरू हो गई, जैसे शहर के मौसम की एक थकी हुई आदत हो। लेकिन इस बार बारिश ने बंगले को ठंडा महसूस नहीं कराया। एक अजीब तरह से गर्म माहौल में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। मीरा अब विक्रम से पूरी तरह दूरी नहीं रखती थी, और विक्रम हालांकि कहता नहीं था, लेकिन उसकी हर हरकत को एक अस्पष्ट सम्मान के साथ देखने लगा था। सब कुछ अभी भी शांत था, लेकिन ये एक ऐसी शांति थी जो कुछ नयापन पा रही थी। केवल एक व्यक्ति था जो शांत नहीं था। रिया अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ी थी, उसके होंठ भिजे हुए थे, आंखें तीखी थीं। उसने अभी अभी पता लगाया था कि विक्रम ने अपनी कार एक पुराने मोहल्ले के सामने रोकी थी। उसकी निजी कार के कैमरे ने ये रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि वो मुलाकात का मकसद नहीं जानती थी, लेकिन अपनी चालाक स्त्री वृत्ति से वो समझ गई थी कि विक्रम का मन बदलने लगा है, और जो उसे ऐसा बना रही थी वो मीरा थी, एक नौकरानी और ऊंचे सपने देखने की हिम्मत। रिया ने मुंह बनाया और एक नंबर डायल किया। खन्ना जी, मुझे आपसे तुरंत मिलना है।
उस कागजात के मामले में क्या उसे तेज करने का कोई तरीका है? दूसरी तरफ से एक आदमी की गहरी आवाज आई, तेज करने का मतलब जोखिम उठाना होगा। तुम पक्की हो? पक्की हूं, जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि वो आदमी पूरी तरह से अपना मन बदल ले। अगली सुबह जब मीरा डिलीवरी वैन से सब्जियां लेने के लिए गेट खोलने गई तो लगभग 40 साल की एक महिला उसके सामने खड़ी थी। उसने ऑफिस की पोशाक पहनी थी, काले चश्मे लगाए थे और बहुत विनम्रता से मुस्कुरा रही थी। नमस्ते मीरा जी, मैं श्री विक्रम राठौर के पिता श्री राठौर की निजी वकील हूं। मीरा उलझन में पड़ गई। आपको विक्रम सर से मिलना है? नहीं, मैं आपसे अकेले में बात करने आई हूं। उसने अपना बैग खोला, एक फाइल निकाली। क्या आप जानती हैं कि श्री राठौर की एक नाजायज बेटी भी थी? मीरा ने सिर हिलाया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस लड़की का नाम रिया है। उसने अभी अभी एक निजी डीएनए टेस्ट करवाया है और परिणाम श्री राठौर से 99.3% मेल खाता है, जिसका मतलब है कि कानूनी तौर पर वो विक्रम के बराबर संपत्ति की वारिस हो सकती है। मीरा ने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका मुझसे क्या लेना देना है। आप सोचती हैं कि नहीं है, लेकिन असल में है। महिला वकील ने अपनी आवाज धीमी की। आप इस घर में रहती हैं। आप विक्रम के हर व्यवहार, हर रवैये की गवाह है। अगर कोई भी ऐसी बात होती है जिससे जनता को शक हो कि विक्रम जानबूझकर अपने रिश्तेदार को नकार रहा है, तो उसका करियर संकट में पड़ सकता है। मीरा अवाक खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी बात उसे क्यों बताई जा रही है। मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दें, क्योंकि अगर नहीं तो मीडिया उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी जो उसके आसपास रहते थे। अफवाहें किसी को नहीं बख्शती मीरा जी। आवाज मीठी थी लेकिन धमकी भरी थी। वो महिला फाइल को गेट के सामने पत्थर की मेज पर रखकर चली गई, बिना पीछे मुड़े। उस शाम बंगला अचानक एक अजीब तरह से खामोश हो गया। मीरा सामान्य रूप से काम करती रही, सीढ़ियां पोंछती, पौधों को पानी देती, पर्दे धोती, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। फाइल अभी भी लॉन्ड्री रूम में एक छोटी दराज में बंद पड़ी थी, जिसे उसने खोला नहीं था। जब कमला जी ने पूछा कि वो इतनी खोई हुई क्यों लग रही है, तो मीरा बस मुस्कुरा दी, कुछ नहीं आंटी। लेकिन रात में जब सब सो गए, मीरा चुपचाप विक्रम के स्टडी रूम में गई। वो अखरोट की लकड़ी की मेज के सामने खड़ी थी। पीली रोशनी उसकी परछाई को दीवार पर एक लंबी उदास छाया की तरह डाल रही थी। वो कुछ खोज नहीं रही थी। वो बस वहां खड़ी थी, जाने या रहने के फैसले के बीच फंसी हुई। अचानक दरवाजा खुला। विक्रम दहलीज पर खड़ा था। उसे चुपचाप देख रहा था, ना गुस्सा ना आश्चर्य, बस उसकी आंखों में एक अस्पष्ट थकान थी। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। मीरा मुड़ी। उसकी आवाज धीमी थी। मैं बस इस कमरे को आखिरी बार देखना चाहती थी। विक्रम अंदर आया, धीरे से। तुम नौकरी छोड़ने की सोच रही हो? मीरा ने जवाब नहीं दिया। विक्रम और पास आया। उसकी नजरें उसकी आंखों पर टिकी थीं। किसकी वजह से? रिया? मीरा ने सिर हिलाया और फिर अपनी जेब से लिफाफा निकालकर उसे दे दिया। विक्रम ने उसे खोला और सरसरी तौर पर पढ़ा। उसकी भौहें कम गईं, चेहरा काला पड़ गया। वे सोचते हैं कि तुम मेरी कमजोरी हो। शायद सही है। मीरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आप बदल गए हैं, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार हो गए हैं, और इसी से वे डरते हैं। विक्रम ने कागज को कसकर पकड़ा और फिर सांस छोड़ी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, मैं सिर्फ एक नौकरानी हूं। मैं पीछे हट रही हूं, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग मुझे आपको चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। विक्रम पास आया। उससे बस एक कदम की दूरी पर खड़ा था। मैं सोचता था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चला कि मुझे तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है। पैसे के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, बस ईमानदारी के लिए। मीरा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे नहीं पता कि मुझ में अब किसी पर विश्वास करने की ताकत बची है या नहीं। विक्रम ने धीरे से एक पुष्टि की तरह कहा, तो मुझे वो पहला व्यक्ति बनने दो जो तुम्हें दिखाए कि विश्वास फिर से शुरू हो सकता है।
अगली सुबह पूरा बंगला पत्रकारों के एक समूह के अचानक आने से गुलजार हो गया। कैमरे, माइक्रोफोन, फ्लैशलाइट गेट के बाहर लगातार चमक रहे थे। वे स्वर्गीय व्यवसायी श्री राठौर की खोई हुई बेटी के बारे में सवाल चिल्ला रहे थे। कुछ अखबारों ने तो यहां तक खबर छाप दी थी कि सीईओ विक्रम राठौर पर अपनी सौतेली बहन को नकारने का संदेह है। सूत्र अंदरूनी थे। रिया कैमरों के सामने खड़ी थी, एक बेदाग सफेद पोशाक में। उसकी आवाज भावुक थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एक रिश्तेदार के रूप में, एक खून के रिश्ते के रूप में पहचानी जाना चाहती हूं। विक्रम बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्य द्वार से बाहर आया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग से दस्तावेजों का एक बंडल निकाला और उसे कैमरों के सामने उठाया। ये एक सरकारी एजेंसी द्वारा पुष्टि की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट का परिणाम है। रिया का मेरे पिता के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। पूरी भीड़ चुप हो गई। विक्रम ने सीधे कैमरे में देखा। मैं किसी को भी किसी मृत व्यक्ति की विरासत में हेरफेर नहीं करने दूंगा और मैं इस घर में रहने वाले सभी ईमानदार लोगों की रक्षा करूंगा, चाहे वे कोई भी हों, कोई भी काम करते हों। उस समय उसकी आंखें दृढ़, शक्तिशाली और विश्वास से भरी थीं, जो सीधे घर के अंदर की ओर देख रही थी, जहां मीरा पर्दे के पीछे खड़ी थी। वो रोई नहीं, लेकिन उसके हाथ उसके सीने पर रखे थे, जहां उसका दिल शायद धीरे धीरे कांप रहा था, क्योंकि इतने सालों तक सहने के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी रक्षा की जा रही है। वो अब सहने वाली नहीं थी, बल्कि जिस पर विश्वास किया गया था, जो किसी के पीछे नहीं बल्कि बगल में खड़ी थी। और एक माँ के लिए जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, ये सबसे बड़ा चमत्कार था। एक दिन की उथल पुथल के बाद बंगला फिर से शांत हो गया। रिया का पर्दाफाश होने के तुरंत बाद वो मीडिया की नज़रों से गायब हो गई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि वो इतनी आसानी से हार मान लेगी। जो लोग झूठ में जीने के आदी होते हैं, वे रुकना नहीं जानते, खासकर जब उनके पास अभी भी एक गुप्त हथियार हो। मीरा ये जानती थी और विक्रम भी। इस खुलासे के बाद विक्रम और भी शांत हो गया। उसने जनता के सामने कोई बयान नहीं दिया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जैसा कि मीडिया उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय वो पर्दे के पीछे चला गया, कंपनी के आंतरिक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, प्रबंधन की हर कड़ी की समीक्षा की, जिससे रिया ने पहले संपर्क साधा हो सकता है। एक सप्ताह की शुरुआत में मीरा बंगले में पुस्तकालय को व्यवस्थित कर रही थी। तभी उसे एक लिफाफा मिला, जो चतुराई से किताबों की अलमारी के पीछे फंसा हुआ था, जिसका केवल किनारा दिखाई दे रहा था। कागज पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये पुराना है और एक झुकी हुई लेकिन साफ सुथरी लिखावट में हाथ से लिखा गया था। मीरा ने उसे खोला और पहली पंक्ति पढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये पत्र किसी के हाथ में है तो इसका मतलब है कि मेरे पास खुद इसे बताने का मौका नहीं है। पत्र पर श्री राठौर के हस्ताक्षर थे। वो आगे पढ़ पाती इससे पहले ही एक हल्की हवा ने खिड़की खोल दी। उसने जल्दी से पत्र को वापस रख दिया। उसका मन बेचैन था। एक तरफ वो विक्रम के परिवार के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि ये एक ऐसा सुराग है जो सब कुछ बदल सकता है। उस रात मीरा ने विक्रम के स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाया। वो एक वित्तीय रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन जब उसने उसे अंदर आते देखा तो उसकी आंखें तुरंत नरम हो गईं। क्या बात है? उसने दस्तावेज बंद कर दिया। मीरा ने पत्र दिया। मुझे ये पुस्तकालय में किताबों की अलमारी के पीछे मिला। मुझे लगा कि आपको इसे पढ़ना चाहिए। विक्रम ने पत्र लिया, उसे खोला, और जैसे ही उसकी आंखें हर पंक्ति पर गईं, उसके भाव स्पष्ट रूप से बदल गए। उसकी भौहें तन गईं और फिर ढीली हो गईं। उसका चेहरा आश्चर्य से संदेह में और फिर दर्द में बदल गया। 10 मिनट से ज्यादा का समय खामोशी में बीत गया। अंत में उसने पत्र को मोड़ा और मेज पर रख दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे पिता को शायद पता था कि उनकी मृत्यु से पहले कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, और उन्हें खन्ना अंकल पर शक था। मीरा की सांस रुक गई। खन्ना जी, परिवार के निजी वकील। विक्रम ने सिर हिलाया। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक बार खन्ना की एक अज्ञात महिला के साथ फोन पर बात सुनी थी। वे विरासत बदलने, शेयर लेने और विक्रम को सीईओ की कुर्सी से हटाने की बात कर रहे थे। मेरे पिता को शक तो था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था।
और फिर अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। मीरा चुप हो गई। सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा। हालिया मीडिया हमला, रिया का अचानक सामने आना, विरासत की अफवाहें ठीक उसी समय लीक हुईं जब विक्रम कमजोर था। विक्रम उठा, कमरे में घूमने लगा, जैसे वो आखिरी टुकड़ों को जोड़ रहा हो। अगर खन्ना वास्तव में इन सब के पीछे है, तो रिया सिर्फ एक मोहरा है, एक चालाक लेकिन आसानी से नियंत्रित किया जा सकने वाला मोहरा। मीरा ने धीरे से पूछा, आप क्या करने वाले हैं? विक्रम कांच की खिड़की के सामने रुका, बगीचे की ओर देखा, जो अभी भी रात की ओस से गीला था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उसे सबके सामने लाऊंगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं। 3 दिन बाद विक्रम ने खन्ना से शहर के एक शानदार रेस्तरां में मिलने का समय तय किया। खन्ना समय पर आया, हमेशा की तरह एक शानदार सूट में, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। लेकिन मीरा, जो बगल की मेज पर चाय पीने वाले ग्राहक के रूप में बैठी थी, ने तुरंत उन आंखों को पहचान लिया। एक ठंडी नजर, जैसे वो तर्क से अपने सामने किसी को भी तोड़ सकती थी। अंकल, मैंने आपको यहाँ हाल ही में मीडिया को संभालने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए बुलाया है। विक्रम ने अपना गिलास उठाते हुए शुरुआत की। खन्ना फीकी हंसी हंसा। बेटा, तुम औपचारिकता कर रहे हो। मैंने बस उस व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी की है जिसने तुम्हारे पिता के साथ काम किया था। लेकिन आपके पास अभी भी वसीयत से संबंधित कई दस्तावेज हैं, है ना? ओ बिल्कुल। मैं हमेशा सब कुछ सावधानी से रखता हूं, ये सिद्धांत है। विक्रम ने सिर हिलाया। और क्या उस सिद्धांत में डीएनए परीक्षण के परिणामों को गलत साबित करना भी शामिल है? खन्ना एक सेकंड के लिए रुका, लेकिन ये मीरा के लिए, जो गुप्त रूप से पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी, उसकी गड़बड़ी को पहचानने के लिए काफी था। तुम क्या कहना चाहते हो? खन्ना ने फिर से पूछा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं पुष्टि कर रहा हूं, क्योंकि जिसने कागजात में हेरफेर किया था उसने कबूल कर लिया है। वो व्यक्ति पुलिस के गवाह संरक्षण में है। खन्ना ने अपना गिलास कसकर पकड़ लिया। अगर तुम इतने पक्के हो तो मुझे रात के खाने पर क्यों बुलाया? विक्रम कुर्सी पर झुक गया। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपना अंत खुद चुनो। कबूल करो, सहयोग करो या गिरफ्तार हो जाओ। खन्ना रूखी हंसी हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम इतने शक्तिशाली हो? ये दुनिया ईमानदारी के इर्द गिर्द नहीं घूमती विक्रम। एक सीईओ जो अपने पिता की विरासत की रक्षा नहीं कर सका और उसे एक नौकरानी के हाथों में जाने दिया। तुम्हें क्या लगता है कि निदेशक मंडल किसका पक्ष लेगा? विक्रम गुस्सा नहीं हुआ। उसने बस अपनी आंखें दूर की ओर घुमाई, जहां मीरा मेज से उठ रही थी, सीधे निकास द्वार की ओर बढ़ रही थी, जहां सादे कपड़ों में एक आदमी इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर वर्मा, जो विक्रम के समूह से संबंधित जाली दस्तावेजों के मामले की जांच के प्रभारी थे। खन्ना ने उसे पहचान लिया और उछल पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर खन्ना, आपको जांच में सहयोग के लिए हिरासत में लिया जाता है। हमारे पास कानून के अनुसार आपके कानूनी कार्यालय की तलाशी का वारंट है। इंस्पेक्टर वर्मा ने आदेश पढ़ा। उनकी आवाज दृढ़ थी। खन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। वो मुड़कर विक्रम को देखने लगा। पहली बार वो अपनी शांति नहीं बनाए रख सका। तुमने जाल बिछाया। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे सीधे देखा। उसकी आंखें स्टील की तरह ठंडी थीं। नहीं, तुम खुद इसमें चले आए। उस रात विक्रम पुस्तकालय में अकेला बैठा था। मीरा अंदर आई, हाथ में 2 गर्म कोको के गिलास लिए। आप जीत गए, उसने उसे गिलास देते हुए कहा। विक्रम ने उसे लिया। एक घूंट पिया। नहीं, अभी नहीं, अभी भी बहुत कुछ साफ करना है, लेकिन कम से कम अब हमें कोई पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। मीरा बगल में बैठ गई। आप सही थे, विश्वास फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ भी। विक्रम ने उसे देखा। उसकी आंखें नरम हो गई। और तुम वो व्यक्ति हो जिसने मुझे ये याद दिलाया। उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। किताबों से भरे कमरे के बीच बस खिड़की के बाहर हल्की बारिश की आवाज थी और सीने में धीरे धीरे धड़कते दिलों की धड़कन। 2 लोग जो कभी घावों से भरे थे, अब एक दूसरे के बगल में बैठे थे, खालीपन भरने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ उससे गुजरने के लिए, धीरे धीरे, दृढ़ता से और सच्चाई से। खन्ना के गिरफ्तार होने और जाली दस्तावेजों की पूरी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद विक्रम अपने दृढ़ और सीधे कार्यों के लिए जनता की प्रशंसा का पात्र बन गया। मीडिया तात्पर्य शांत हो गया। अखबार हल्के विषयों की ओर मुड़ गए।
विक्रम का समूह धीरे धीरे अपने संचालन ढांचे को स्थिर करने लगा। विक्रम, जिसे कभी एक ठंडा और दूर का व्यक्ति माना जाता था, अब अखबारों में एक अलग छवि के साथ दिखाई देने लगा। प्रतिभाशाली, निर्णायक, लेकिन मानवीय भी। फिर भी मीरा को लगा कि कुछ अधूरा है। वो कहती नहीं थी। लेकिन जब भी वो पुस्तकालय या विक्रम के स्टडी रूम के पास से गुजरती तो उसकी आंखें अक्सर शून्य में खो जाती थीं। ऐसा लगता था कि उस शांति में अतीत का एक टुकड़ा था जिसे खोला नहीं गया था और वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या है। अक्टूबर की शुरुआत में एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, विक्रम एक लंबी शेयरधारक बैठक के बाद घर लौटा। वो रसोई में गया जहां मीरा कमला जी के साथ बर्तन धो रही थी। मीरा, उसने बुलाया। उसकी आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। वो मुड़ी, अपने हाथ एक तौलिए से पहुंचे और उसके पीछे स्टडी रूम में चली गई। विक्रम ने दरवाजा बंद किया, दराज से एक पुरानी फाइल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। ये एक लड़के के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति थी जिसका नाम रोहन शर्मा था। जन्म 2015-2021 में अस्थमा के दौरे से मृत्यु हो गई। रिकॉर्ड में मां का नाम मीरा देवी था। मीरा स्तब्ध रह गई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने ये नहीं पूछा कि विक्रम को ये फाइल कैसे मिली। वो जानती थी कि अगर वो चाहे तो कोई भी जानकारी पा सकता है। उसने बस अपने बेटे के नाम को घूर कर देखा, जैसे एक पुराने घाव को फिर से गहरा काट दिया गया हो। आपको कब से पता है? उसने पूछा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें नरम हो गई। उस दिन के बाद जब तुमने कहा था कि तुम पीछे हट जाओगी ताकि मुझे चोट ना पहुंचे, वो जानता था कि कोई व्यक्ति ये बात तब तक नहीं कह सकता जब तक कि उसने अपने स्वाभिमान से भी ज्यादा कीमती कुछ न खो दिया हो। मीरा ने अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। शांत रहने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे इसीलिए नहीं छिपाया कि मैं रहस्य बनाना चाहती थी या सहानुभूति पाना चाहती थी। मुझे बस ये नहीं लगा कि मेरे पास किसी के साथ अपनी निजी कहानी साझा करने का अधिकार है। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन मीरा, अगर हम साथ चलना चाहते हैं तो हमें अतीत का सामना करने की हिम्मत करनी होगी, यहां तक कि सबसे दर्दनाक हिस्से का भी। उसने एक अलमारी खोली, एक पुरानी चाबियों का गुच्छा निकाला और उसे दे दिया। कल अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ उस पुराने अपार्टमेंट में चलना चाहता हूं जहां तुम दोनों मां बेटा रहते थे। मीरा ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार आंसू चमक रहे थे। दुख के कारण नहीं, बल्कि कृतज्ञता के कारण। अगली सुबह एक काली मर्सिडीज कार शहर के एक पुराने आवासीय परिसर के सामने रुकी। दीवारों पर पपड़ी जमी हुई थी। लोहे की सीढ़ियां जंग खा रही थीं और एक विशेष नम हवा थी। मीरा धीरे धीरे हर सीढ़ी पर चढ़ रही थी, जैसे वो हर पुरानी याद से गुजर रही हो। विक्रम चुपचाप उसके पीछे चल रहा था, उस निजी स्थान का सम्मान कर रहा था। अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर था। लकड़ी के दरवाजे पर अभी भी फीके पड़े हरे रंग के निशान थे। मीरा ने दरवाजा खोला, धूल का एक गुबार उठा, समय की गंध नाक में भर गई। सब कुछ वैसा ही था। छोटी लकड़ी की मेज, फर्श पर बिछा गद्दा, दीवारों पर चिपके बच्चों के बनाए हुए टेढ़े मेढ़े चित्र। मां, मीरा और रोहन सुपर हीरो हैं। आज रोहन की खांसी ठीक हो गई। विक्रम ने चारों ओर देखा और फिर उसकी नजर एक छोटी सी तस्वीर पर रुक गई। मीरा एक बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। दोनों के चेहरे शाम की धूप में चमक रहे थे। वो मीरा की ओर मुड़ा और धीरे से पूछा, रोहन की मृत्यु कब हुई? मीरा फर्श पर बैठ गई। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। उस साल जून में मैंने अस्पताल में रात की शिफ्ट ली थी। देखभाल करने वाले को रखने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। रोहन घर पर अकेला था और उसे अस्थमा का दौरा पड़ा। जब मैं वापस आई तो बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम उसके बगल में बैठ गया। कमरा बहुत देर तक खामोश रहा। मुझे पता है कि किसी प्रियजन को खोने का एहसास कैसा होता है, उसने कहा। मेरी मां की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरे पिता ने कभी उनका जिक्र नहीं किया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तब से मैंने अपनी भावनाओं को छिपाना सीख लिया। जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत बन गया। मीरा ने सिर उठाकर उसे देखा। उस पल में वे एक सीईओ और एक नौकरानी नहीं थे। सिर्फ 2 इंसान थे जिन्होंने नुकसान सहा था और एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल रहे थे।
विक्रम ने एक छोटा सा बक्सा निकाला और मीरा को दे दिया। ये मुझे अपने पिता की संपत्ति की जांच करते समय मिला। ये बारिश के बाद इंद्रधनुष फंड का एक हिस्सा है, जिसे मेरे पिता ने उन एकल माताओं की मदद के लिए स्थापित किया था जो अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ थी। मीरा ने बक्सा खोला। अंदर रोहन शर्मा के नाम से एक बचत खाता था, एक दीर्घकालिक चिकित्सा सहायता निधि। मेरे पिता ने इसे तुम्हें कभी नहीं दिया क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन वो तुम दोनों माँ बेटे के बारे में जानते थे। उन्होंने एक बार कहा था, वो लड़की भले ही सिर्फ एक नर्स हो, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो लोगों को विश्वास दिलाता है। मीरा रो पड़ी, आंसू चुपचाप बह रहे थे, अब पछतावे या आत्मदोष के नहीं। ये मुक्ति थी, ये एहसास था कि उसका बेटा हालांकि चला गया था, कभी भुलाया नहीं गया था। विक्रम वहीं बैठा रहा, उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कुछ नहीं कहा। इस बार ये खामोशी ही एकमात्र चीज थी जो पूरी थी। उस शाम जब वे आवासीय परिसर से निकले तो मीरा दरवाजे पर रुकी। आखिरी बार अपार्टमेंट को देखा। मुझे नहीं लगा था कि मैं यहां वापस आ सकती हूं, लेकिन आपकी वजह से मैंने सामना करने की हिम्मत की। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कोई भी हमेशा अतीत में नहीं जी सकता, लेकिन हम इसे एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए नींव बना सकते हैं। मीरा ने उसे देखा। एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी, कोमल लेकिन दृढ़। तो कल से मैं फिर से शुरू करूंगी, एक नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में। विक्रम ने भौहें उठाईं। सहयोगी? बारिश के बाद इंद्रधनुष फंड। उसने जवाब दिया, मैं आपके साथ इसका सहनाम होना चाहती हूं ताकि इसे विकसित किया जा सके, सिर्फ रोहन के लिए नहीं बल्कि मेरे जैसी अन्य माताओं के लिए भी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, एक ऐसी प्रतिज्ञा की तरह जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उनके पीछे पुराना आवासीय परिसर धीरे धीरे सूर्यास्त में डूब रहा था। आगे एक नई यात्रा इंतजार कर रही थी, एक यात्रा जो सिर्फ दो लोगों की नहीं थी बल्कि एक साझा सपने की थी, दुख को बदलने की, नुकसान को आशा में बदलने की। और ये प्रसिद्धि या पैसे से भी ज्यादा कीमती था, ये सच्चे प्यार से जारी जीवन था। नवंबर का महीना पतझड़ के अंत की शुष्क ठंडी हवाओं के साथ बीत गया। बंगले में जीवन एक दुर्लभ शांति में लौट आया था। हर सुबह मीरा जल्दी उठती, बगीचे में टहलती और बाकी कर्मचारियों के लिए नाश्ता तैयार करती। वो अब एक नौकरानी नहीं थी, लेकिन उसने देखभाल करने की आदत बनाए रखी, जैसे ये उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो। विक्रम पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त था। उसे न केवल खन्ना के गिरफ्तार होने की घटना के बाद कंपनी की मशीनरी का पुनर्गठन करना था, बल्कि बारिश के बाद इंद्रधनुष फंड को फिर से शुरू करने के कदमों का भी बारीकी से पालन करना था। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वो थी मीरा की क्षमता। केवल कुछ हफ्तों में मीरा ने फंड के लिए एक छोटे पैमाने पर लेकिन बहुत भावुक लॉन्च समारोह का आयोजन किया। उसने उन एकल माताओं को ढूंढा जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत थी। व्यक्तिगत रूप से उनकी परिस्थितियों को सत्यापित करने के लिए उनके पास गई और पुरानी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए चिकित्सा जांच और सहायता कार्यक्रम बनाने के लिए डॉक्टरों के साथ समन्वय किया। पहली बार विक्रम को लगा कि वो व्यापार से कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ ऐसा जिससे उसे न केवल सम्मान मिला बल्कि विश्वास भी। एक शाम जब वे दोनों बंगले के बरामदे में बैठकर चांद को ऊंचा उठते देख रहे थे, विक्रम ने कहा, मीरा, क्या तुम जानती हो, पहले मैं सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन असल में मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक अधूरा परिवार, एक अविश्वसनीय कंपनी, एक बंद दिल। उसने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें शांत लेकिन चमकदार थीं। और अब मेरे पास तुम हो। हर सुबह जागने का एक कारण है, बिना मुखौटा पहने। मीरा धीरे से हंसी। तो फिर इसे कभी अपने साथ मत लाना। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन ठीक उसी समय उसका फोन बजा। ये एक अज्ञात नंबर था। वो मना करने वाला था, लेकिन स्क्रीन पर 2 शब्द दिखाई दिए, चेतावनी। वो उठा, थोड़ा रुका। माफ करना, मुझे ये कॉल लेनी होगी। मीरा ने उसे जाते हुए देखा। उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी हुई। विक्रम स्टडी रूम में गया, दरवाजा बंद किया और सुनने का बटन दबाया।
दूसरी तरफ एक आदमी की गहरी आवाज जानबूझकर हर शब्द को खींच रही थी। मिस्टर विक्रम। बहुत समय बाद। विक्रम ने आंखें सिकोड़ी। कौन? मुझे लगा कि तुम अंदाजा लगा लोगे, खासकर अपने स्वर्गीय पिता से पत्र प्राप्त करने के बाद। विक्रम ने फोन कसकर पकड़ लिया। खन्ना ने सब कुछ कबूल कर लिया है। अगर तुम उसके पीछे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे अब इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, लेकिन मैंने खेलने के लिए फोन नहीं किया। मैंने उस लड़की के बारे में चेतावनी देने के लिए फोन किया है जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो। विक्रम रुक गया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मीरा, जिसका अतीत तुम्हारे सोचे हुए से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि एक नर्स जिसने अपना बच्चा खो दिया हो, कुछ सैकड़ों नौकरी के आवेदनों के बीच तुम्हारे बंगले में क्यों रखा गया? विक्रम चुप रहा। क्योंकि मैंने व्यवस्था की थी। मैंने उसे वहां भेजा था। वो एक बार तुम्हारे पिता से जुड़े एक मामले में गवाह थी और अब वो तुम्हारे बगल में है। क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं है? कॉल समाप्त हो गई। विक्रम अंधेरे में आवाज खड़ा रहा। अभी अभी सुने गए शब्द छोटे चाकुओं की तरह थे जो उसकी याददाश्त के उस हिस्से में चुभ रहे थे जिसे वो शांत समझता था। वो विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि उसे सच्चाई जानने की जरूरत है, भले ही इसकी कीमत उस विश्वास से चुकानी पड़े जिसे उसने इतने समय में बनाया था। अगली सुबह विक्रम हमेशा की तरह नाश्ते के लिए नीचे नहीं आया। मीरा ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पूरे दिन उसने उसे नहीं देखा। शाम को उसने फोन करने का फैसला किया, लेकिन विक्रम का फोन बंद था। रात में बंगला एक अजीब खामोशी में डूब गया। पुस्तकालय में अकेली मीरा ने अपने बेटे के सामान वाले पुराने बक्से को फिर से खोला। एक जोड़ी ऊनी मोजे, एक छोटी नोटबुक जिसमें कुछ मासूम चित्र थे। उसने हर पन्ने पर धीरे धीरे हाथ फेरा। दिल में दर्द हुआ, लेकिन पहले की तरह चुभन नहीं थी। उसने सामना करना सीख लिया था। लेकिन जब उसने बक्से के नीचे एक छोटा लिफाफा देखा जिसे वो खोया हुआ समझती थी, तो उसका दिल अचानक बैठ गया। ये 2 साल पहले खन्ना द्वारा उसे भेजा गया एक कानूनी फर्म से सहयोग का निमंत्रण पत्र था। सामग्री बहुत स्पष्ट थी। उसने अपने खोए हुए बेटे के लिए न्याय दिलाने में मीरा की कानूनी मदद करने का वादा किया था, एकमात्र शर्त के साथ। मीरा को विक्रम के पिता और माया नामक एक महिला के बीच एक गुप्त मुलाकात के बारे में गवाही देनी होगी। मीरा ने उस पत्र का कभी जिक्र नहीं किया था क्योंकि उसने कभी जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसने उसे कभी फाड़ा भी नहीं था। कमरे का दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। उसका चेहरा न तो गुस्से में था, ना ही शांत, बस एक ठंडा भाव था। मुझे बात करनी है। मुझे भी, मीरा ने नोटबुक नीचे रखते हुए कहा। विक्रम सामने की कुर्सी पर बैठ गया। तुमने कभी ये क्यों नहीं बताया कि खन्ना ने तुमसे संपर्क किया था? मीरा रुक गई। आपको पता चल गया? मुझे चेतावनी दी गई और मैंने कानूनी कार्यालय में रिकॉर्ड की जांच की। तुम्हारे हाथ में जो है, उसी तरह के निमंत्रण पत्र की एक प्रति है। माहौल जैसे जम गया। मीरा ने गहरी सांस ली। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप सोचेंगे कि मैं किसी मकसद से आपके पास आई हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मुझे वो पत्र मिला तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थी। मैं बस चाहती थी कि कोई मेरे दर्द को समझे। लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से पढ़ा तो मुझे उसमें झूठ की गंध आई। मैंने मना कर दिया और फिर कभी संपर्क नहीं किया। विक्रम ने उसे बहुत देर तक देखा। अंत में उसने पूछा, तो फिर इस बंगले में काम के लिए आवेदन क्यों किया? क्या तुम जानती थीं कि ये मेरे परिवार का है? मीरा ने सिर हिलाया। सच कहूं तो हाँ, मैंने यहां इसीलिए आवेदन नहीं किया कि मैं आपके पास पहुंचूं, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि आपके पिता ने यहां मेरे जैसी कई माताओं की मदद की थी। मैं समझना चाहती थी कि वो हमारी इतनी परवाह क्यों करते थे। मैं जानना चाहती थी कि क्या उन्होंने भी मेरी तरह कुछ खोया था। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। संदेह की परतें उसके अंदर उग्र लहरों की तरह उठीं, लेकिन फिर उस सच्ची आवाज से धीरे धीरे शांत हो गईं। मैंने लोगों पर विश्वास करना सीखा है। तुम्हारी वजह से, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगर एक बार फिर तुमने कुछ छिपाया, चाहे डर से या प्यार से, तो सब कुछ बिखर जाएगा। मीरा ने सिर झुका लिया।
आंसू चुपचाप गिरे। जिंदगी में पहली बार मैं भागना नहीं चाहती। विक्रम उठा, उसके पास आया, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तो यहीं रहो, लेकिन इस बार पीछे खड़े होने वाले के रूप में नहीं, मेरे बगल में खड़ी रहो, चाहे अतीत कुछ भी हो। तुम वर्तमान में जैसे जी रही हो वही मुझे विश्वास दिलाता है। मीरा ने सिर हिलाया, होंठ कसकर भींचे, जैसे आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति की चमक थी जिसने खुद को माफ कर दिया था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। अतीत का मखमली पर्दा धीरे धीरे उठ रहा था, उन लोगों के असली चेहरे को उजागर कर रहा था जो दर्द से गुजर चुके थे और फिर भी एक दूसरे के लिए रुकने का फैसला किया था। उस तनावपूर्ण बातचीत के बाद बंगले का माहौल जैसे धीमा हो गया। मीरा और विक्रम अभी भी बात करते, साथ में खाना खाते, बारिश के बाद इंद्रधनुष फंड के लिए धर्मार्थ योजनाओं पर चर्चा करते। लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दूरी थी, जैसे हर कोई एक रस्सी के दूसरे छोर पर खड़ा हो। और बस एक हल्के से खिंचाव से सब कुछ टूट सकता था। विक्रम कम बोलने लगा था। उसकी आंखें अक्सर विचारमग्न रहती थीं, खासकर जब उसके पिता श्री राठौर का जिक्र होता, जो समूह के संस्थापक थे और जिनकी मृत्यु कई अनसुलझे रहस्यों को पीछे छोड़ गई थी। मीरा को यह महसूस हुआ, लेकिन उसने और गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार विश्वास में दरार आ जाए तो उसे ठीक करने के लिए समय और सच्ची ईमानदारी की जरूरत होती है, न कि बार बार दोहराई जाने वाली सफाई की। सर्दियों की शुरुआत में एक दिन जब हवा में ठंडक घुलने लगी, विक्रम को परिवार के निजी वकील का फोन आया। दूसरी तरफ आदमी की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके शब्दों में दम घोटने वाला वजन था। हमने श्री राठौर के निजी तिजोरी में बचे सभी दस्तावेजों की जांच की है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो आपको सुननी चाहिए। विक्रम उसी दोपहर कानूनी कार्यालय पहुंचा। एक बंद कमरे में केवल वो और एक पुराना लैपटॉप था। वकील ने उसके सामने एक हेडफोन रखा। आप पक्के हैं? उसने पूछा। विक्रम ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। रिकॉर्डिंग एक बूढ़े आदमी की भारी सांसों से शुरू हुई। ये उसके पिता की आवाज थी, गहरी, खुरदरी और पछतावे से भरी। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद कोई ये रिकॉर्डिंग सुनेगा या नहीं, लेकिन अगर कोई सुनता है तो उसे सच्चाई जानने का अधिकार है। मैं कभी माया नाम की एक महिला से प्यार करता था, सार्वजनिक रूप से नहीं, बिना किसी पहचान के, लेकिन वो थी जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा पछतावा क्या होता है। हमारा एक बच्चा था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए, क्योंकि मैं कायर था। विक्रम ने कुर्सी की बाह को कसकर पकड़ लिया। खून उसके सिर में दौड़ गया। उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह तेजी से धड़क रहा था। माया मीरा की मां है, आवाज जारी रही, और मीरा वो बेटी है जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने उसे दूर से देखा है, फंड्स खापित करके, अप्रत्यक्ष रूप से मदद करके अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। लेकिन एक बार भी उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। विक्रम के चारों ओर की हवा जैसे जम गई। उसके अंदर का एक हिस्सा उसी क्षण ढह गया। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। जिस लड़की से वो प्यार कर रहा था, वो उसकी सौतेली बहन थी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वो बहुत देर तक स्तब्ध बैठा रहा। वकील ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस मेज पर एक मोटा लिफाफा रख दिया, जिसके अंदर डीएनए पुष्टि के दस्तावेज थे, जो 4 साल पहले श्री राठौर और मीरा के बीच किए गए थे। परिणाम सकारात्मक था। विक्रम जब कार्यालय से निकला तो अंधेरा हो चुका था। वो घर नहीं गया। इसके बजाय वो शहर की सड़कों पर भटकता रहा। हवा इतनी तेज थी कि कार की खिड़कियां भी कांप रही थीं। मीरा की तस्वीरें लगातार उसके दिमाग में आ रही थीं। उसकी मुस्कुराहट, उसके थके होने पर उसका हाथ पकड़ना, उसके खामोश लेकिन प्यार भरे आलिंगन। वो नहीं जानती, वो निश्चित था कि वो अपनी पहचान के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने अपना पूरा जीवन एक अस्पष्ट अतीत में जिया था, बिना पिता के, बिना पहचान के, और इस बात से अनजान कि जिस आदमी से वो धीरे धीरे प्यार करने लगी थी, वो उसका खून का रिश्ता था। विक्रम ने एक पुल के ऊपर कार रोकी। रोशनी से जगमगाते क्षितिज को देखा। उसके सामने 2 रास्ते थे।
अपने पनपते प्यार को बचाने के लिए सच्चाई को छिपाए रखना या सब कुछ बता देना और फिर उस एकमात्र लड़की को खो देना जिसने इतने सालों के ठंडेपन के बाद उसके दिल को गर्म किया था। 3 दिन बाद विक्रम बंगले पर लौटा। मीरा बगीचे में हाइड्रेंजिया के फूल काट रही थी, वो फूल जिसके बारे में उसने कहा था कि वो अपनी माँ के साथ हर सुबह लगाती थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की एक झलक थी। आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने फोन किया, लगा नहीं। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो उसके सामने बेंच पर बैठ गया, उसे बहुत देर तक देखता रहा, जैसे वो उसके चेहरे की हर रेखा को याद करने की कोशिश कर रहा हो। मीरा, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार सच्चाई के साथ साथ मौजूद रह सकता है? वो रुक गई। आपका क्या मतलब है? विक्रम ने एक लंबी सांस ली। जैसे वो अपने सीने पे पड़े बोझ का एक हिस्सा निकाल रहा हो। मैंने अपने पिता की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी माया नाम की एक महिला के साथ एक नाजायज बेटी थी। मीरा चौंक गई, उसके हाथ से कैंची जमीन पर गिर गई। माया मेरी माँ है, उसने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। लेकिन माँ ने मेरे पिता के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। विक्रम ने सिर हिलाया। क्योंकि उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से तुम्हारी चुपचाप रक्षा की। फंड, तुम्हें बंगले में काम पर रखना, सब कुछ योजनाबद्ध था। मीरा चुप हो गई। उसके दिल में बड़ी लहरें उठ रही थीं। बचपन से ही वो हमेशा सोचती थी कि उसके पिता कौन हैं। अब जब उसे जवाब मिल गया तो ये एक ऐसी सच्चाई के साथ आया जिसे स्वीकार करना और भी मुश्किल था। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वो उसका सौतेला भाई हो सकता है। क्या आप पक्के हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने डीएनए रिपोर्ट निकाली। मीरा ने उसे लिया और धीरे धीरे हर पंक्ति को पढ़ा, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो हम नहीं कर सकते, विक्रम ने धीरे से कहा। एक ठंडी हवा बगीचे से गुजरी, जिससे हाइड्रेंजिया की पंखुड़ियां ऐसे कांप उठीं जैसे वे रो रही हों। मीरा मुड़ गई, आंसू बहने लगे। मैंने कभी एक आदर्श परिवार की उम्मीद नहीं की थी। मैं बस एक ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो मेरे प्रति सच्चा हो। मुझे लगा कि मुझे वो मिल गया है। विक्रम उठा और उसके पास आया। मुझे भी। लेकिन कुछ सीमाएं हैं जिन्हें हम पार नहीं कर सकते। समाज के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा के लिए। वे वहीं खड़े रहे। किसी ने और कुछ नहीं कहा, बस हवा की आवाज और ठंडी हवा में फूलों की हल्की महक थी। अंत में मीरा ने सिर उठाया। हालांकि उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी नजर में अब दर्द नहीं था, बस दृढ़ता थी। तो मैं यहां से चली जाऊंगी। विक्रम उसे रोकने वाला था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। भागने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे एक स्पष्ट पहचान के साथ फिर से शुरू करने की जरूरत है। अब एक नौकरानी के रूप में नहीं, एक गुप्त प्रेमिका के रूप में नहीं, और ना ही एक नाजायज संतान के रूप में। मैं खुद बनूंगी, मीरा देवी। विक्रम और कुछ नहीं कह सका। वो जानता था कि यह सही विकल्प था। लेकिन कभी-कभी सही चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है। 3 दिन बाद मीरा बंगले से चली गई, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी विदाई के। बस विक्रम की मेज पर एक हस्तलिखित पत्र छोड़ गई। उसमें उसने लिखा था, मुझे खुद होने, प्यार करने और माफ करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। भले ही हमारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि हम दोनों अपने अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे दिल के साथ जो दर्द से परिपक्व हुआ है। विक्रम ने पत्र पढ़ा, उसे मोड़ा और दराज में रख दिया। वो बैल्कनी पर गया, भूरे सर्दियों के आसमान को देखा। सब कुछ बदल गया था, लेकिन एक बात वो निश्चित रूप से जानता था, झूठ और गणना से भरी दुनिया में वे कभी एक दूसरे के प्रति सच्चे थे, और कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए बस एक बार सच्चा होना ही काफी होता है। जैसे तूफान के बीच जलती एक छोटी सी लौ। मीरा के बंगले से जाने के 3 महीने बाद शहर में वसंत का मौसम आ गया। एक ऐसा मौसम जो स्पष्ट नहीं था, आधा नम आधा गरम, ठीक उन लोगों के मिजाज की तरह जो तूफान से बाहर निकले थे। विक्रम अभी भी हर दिन नियमित रूप से कंपनी जाता, बैठकें करता, परियोजनाओं का निर्देशन करता और सैकड़ों हाथ मिलाता, झुककर सलाम करता और प्रशंसा भरी नजरें पाता। लेकिन उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उनमें कुछ कोमलता की कमी थी।
ये एक ऐसे घर जैसा था जिसमें रात में पीली रोशनी नहीं जलती थी। उसने मीरा को नहीं खोजा, ना कोई फोन, ना कोई संदेश। इसलिए नहीं कि उसे याद नहीं आती थी, बल्कि इसलिए कि वो उसके चुनाव का सम्मान करता था। उसने एक बार वादा किया था कि अगर उसे जरूरत होगी तो वो उसे जाने देगा, और अब उसे अपना वादा निभाना था, भले ही हर रात उसका दिल उसकी मुस्कान के बारे में सोचकर सिकुड़ जाता हो। मार्च के अंत में बारिश के बाद इंद्रधनुष फंड की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में एक सहायक ने विक्रम को एक फाइल दी। ये एक दुरुस्त परियोजना की रिपोर्ट है सर। नई समन्वयक मीरा देवी की ओर से। विक्रम का हाथ हवा में रुक गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का जैसे हर सोई हुई नस अचानक जाग गई हो। उसने फाइल खोली और पहली पंक्तियां पढ़ी। वही सरल, स्पष्ट और भावनात्मक लेखन शैली। उसने अपने दम पर पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों के लिए एक चिकित्सा सहायता केंद्र शुरू किया था, स्वयंसेवकों को बुलाया था और उन स्रोतों से उपकरण जुटाए थे जिनका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया था। रिपोर्ट के अंत में एक छोटा सा हस्तलिखित नोट था। यदि संभव हो तो मैं अपनी गुमनाम कार्यस्थिति बनाए रखना चाहूंगी। मैं केवल एक योगदानकर्ता बनना चाहती हूं, पहचानी जाने की आवश्यकता नहीं है। विक्रम धीरे से मुस्कुराया। वो अभी भी वैसी ही थी, हमेशा मंच की रोशनी से पीछे रहना चुनती थी। लेकिन वो थी जिसने पूरा मंच बनाया था। एक हफ्ते बाद विक्रम एक व्यावसायिक यात्रा पर निकल गया, किसी को बताए बिना, कोई पूर्व सूचना दिए बिना। वो बस अपने दिल की अनकही पुकार का अनुसरण कर रहा था। एक ऊबड़ खाबड़ बस ने उसे एक गरीब पहाड़ी गांव में पहुंचाया, जहां एक घुमावदार कच्ची सड़क एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाती थी। घर टिन की छत और लकड़ी की दीवारों का था, लेकिन साफ और उज्ज्वल था। मीरा एक त्वचा रोग से पीड़ित एक छोटी लड़की के बाल काट रही थी। उसे पता नहीं था कि एक आदमी चुपचाप पीछे खड़ा होकर उसकी हर हरकत को देख रहा है। उसके कोमल हाथ, उसकी एकाग्र आंखें, उसकी सौम्य मुस्कान, जैसे यही जगह उसका घर हो। जब वो मुड़ी और विक्रम की आंखों से मिली तो वो स्तब्ध रह गई, कैंची जमीन पर गिर गई। आप यहां क्यों आए? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा, बिना किसी दोष या गुस्से के। क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहां हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, मीरा ने फुसफुसाया। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग जितने दूर होते हैं उतना ही स्पष्ट होता है कि हमें उनकी कितनी जरूरत है। मीरा ने अपना चेहरा झुका लिया। हवा ने उसके माथे पर कुछ बाल बिखेर दिए। विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उन्हें एक तरफ कर दिया, जैसे उनके बीच कभी कोई दूरी न रही हो। मैं तुम्हें वापस खींचने नहीं आया हूं, उसने कहा। मैं ये कहने आया हूं, अगर तुम ये रास्ता चुनती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बिना किसी पहचान के, बिना किसी दबाव के। बस दो इंसान जो जीवन के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मीरा ने अपनी आंखें उठाईं और उसे देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थीं। आपको डर नहीं लगता मेरे और आपके पिता के बीच के रिश्ते की सच्चाई? मैंने एक बार फिर डीएनए टेस्ट करवाया है। विक्रम ने उसकी बात काट दी। और तुम मेरी बहन नहीं हो। मीरा स्तब्ध रह गई। क्या? मेरे पिता की रिकॉर्डिंग सच थी, लेकिन उन्होंने गलती की थी। माया तुम्हारी सगी मां नहीं थी। तुम एक अनाथालय से गोद ली हुई बेटी थी। तुम ये नहीं जानती थी। तुम्हारी मां ने भी कभी नहीं बताया। मीरा अवाक खड़ी रही। विक्रम मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ लिया। जीवन कभी कभी बहुत क्रूर होता है मीरा, लेकिन यही वो है जो हमें दूसरा मौका देता है, जब हम सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर होते हैं। सवाल यह है कि क्या तुम इसे पकड़ने की हिम्मत करती हो? उसने सिर हिलाया। एक सिर हिलाना जैसे दो घायल आत्माओं के बीच की सभी बाधाओं, सभी बर्फ की परतों को तोड़ दिया हो। वे एक दूसरे को गले लगा लिए। खेलते हुए बच्चों की हंसी के बीच, पहाड़ों की आशीर्वाद जैसी हवा के बीच। अगले महीनों में विक्रम और मीरा हर धर्मार्थ कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अब शहर की चकाचौंध नहीं थी। कोई शानदार बंगला या महंगी कारें नहीं थीं। बस धूल भरे कदम थे।
हर खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर कसकर पकड़े हुए हाथ, बीमार बच्चों की देखभाल के लिए बिना सोए रातें और मुर्गे की बांग और धुंध के बीच सुबह उठना। उन्होंने मोबाइल स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की, डॉक्टरों को उन दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जहां पहले कभी किसी नियमित डॉक्टर के कदम नहीं पड़े थे। बच्चों को टीके लगाए गए, वयस्कों को दवाएं दी गई और बीमारी की रोकथाम के तरीके सिखाए गए। एकल माताओं को दुकानें खोलने, जैविक खेती करने के लिए छोटे ऋण दिए गए। जीवन धीरे धीरे बदल गया, ठीक उनकी जिंदगी की तरह। मीरा फंड का एक खामोश प्रतीक बन गई और विक्रम ने अपनी जिंदगी में पहली बार जाना कि नाम के लिए नहीं बल्कि अपने वास्तविक मूल्य के लिए जीना कैसा होता है। एक वसंत की शाम जब वे एक पहाड़ के नीचे एक दूसरे के बगल में बैठे थे, मीरा ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर रखा और धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि अगर अतीत में वे त्रासदियां नहीं हुई होती तो हम अलग होते? विक्रम ने धीरे से उसका हाथ दबाया। शायद, लेकिन मैं अतीत में कुछ भी नहीं बदलना चाहता अगर वो मुझे यहाँ तुम्हारे पास नहीं लाता। मीरा मुस्कुराई, आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए, लेकिन वे अब दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि उस व्यक्ति के आंसू थे जिसने जीवन की भूल भुलैया में इतने सालों तक खोए रहने के बाद आखिरकार अपना छोटा सा रास्ता खोज लिया था। और वो छोटा सा रास्ता अब अकेला नहीं था। अप्रैल के दिनों में सुबह का मौसम ठंडा लेकिन कोमल था, जैसे एक पतला कंबल जो पहाड़ों की श्रृंखलाओं को गले लगा रहा हो। मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र आज बहुत भीड़ भरा नहीं था। मीरा गांव के लोगों के लिए सामान्य जांच के आखिरी रिकॉर्ड लिख रही थी। उसने छोटी खिड़की से बाहर देखा, जहां सुबह की रोशनी छत के पत्तों की दरारों से छनकर आ रही थी, उसके कलम पकड़े हुए हाथ पर पड़ रही थी। उसका दिल बाहर की पतली धुंध की तरह हल्का था, लेकिन ये जानने के लिए पर्याप्त गर्म था कि वो सही रास्ते पर जी रही है। विक्रम गर्म अदरक की चाय का एक कप लेकर अंदर आया, उसे उसके सामने रखा। वो उसके बगल में बैठ गया, बिना कुछ पूछे, बस चुपचाप अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। एक छोटी सी आदत जिसने उसके दिल को कोमलता से कंपा दिया। कल रात शहर से एक दल आया था, वे यहां एक स्थायी क्लिनिक बनाने में मदद करना चाहते हैं, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह था, लेकिन चिंता भी। तो हमें अब मोबाइल कैंप नहीं लगाने पड़ेंगे? मीरा ने थोड़े संदेह के साथ पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। अगर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उनकी एक शर्त है। वे निर्माण में समूह का नाम शामिल करना चाहते हैं और इसे एक CSR प्रचार बिंदु के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। मीरा चुप रही। उसने अपनी चाय को धीरे धीरे हिलाया। अदरक की गंध नाक में आई। तीखी और सच्ची। आप क्या सोचते हैं? उसने पूछा। विक्रम कुर्सी पर झुक गया। उसकी आंखें पहाड़ों पर थीं। मैं कभी छवि, प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर इससे ज्यादा लोगों की मदद होती है तो ये इसके लायक है। बस मैं ये नहीं चाहता कि ये जगह अपनी सादगी, अपनी सच्चाई खो दे। मीरा मुस्कुराई। हम इसे सही तरीके से जीकर और काम करके बनाए रख सकते हैं। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें घास की नोक पर ओस की तरह चमक रही थीं। दोपहर में वे स्वयंसेवकों के एक समूह को एक गांव में ले गए, जहां कुछ हमोंग परिवार पहाड़ों के बीच बिखरे हुए रहते थे। रास्ता खतरनाक था, कीचड़ मोटरसाइकिल के पहियों से चिपक गया था, लेकिन हर कोई खुश था। बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए पीछे दौड़ रहे थे, उनके बाल सुनहरे थे। पैर नंगे थे। मीरा एक छोटी लड़की की नाक पोंछने के लिए झुकी और फिर उसे साबुन से हाथ धोना सिखाया। इस दृश्य ने दल के एक निदेशक को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। हम इतने सालों से दान कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी आपके जैसा शांत व्यक्ति नहीं देखा, उन्होंने कहा। आप न केवल उन्हें स्वस्थ रहने में मदद कर रही हैं, बल्कि उन्हें ये भी दिखा रही हैं कि उनका सम्मान किया जाता है। मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और अपना काम करती रही। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस दिल से की गई एक हरकत थी। उस रात दल के साथ रात के खाने के बाद विक्रम और मीरा एक छोटी सी लकड़ी के कमरे में एक धारा के बगल में बैठे। पानी की कलकल की आवाज एक सुखद पृष्ठभूमि संगीत की तरह थी। मीरा ने एक नोटबुक खोली और विक्रम को दी। मैंने पिछले कुछ महीनों में एक डायरी लिखी है, उसने कहा, जो हमने किया, जिनसे हम मिले, और वे क्षण जब मैं अनिश्चित महसूस कर रही थी। विक्रम ने हर पन्ने को पलटा। हर पंक्ति साफ सुथरी थी। कुछ जगहों पर लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जब उसने जल्दी में लिखा था। एक हिस्से में उसने बंगले से दूर अपने पहले दिन के डर के बारे में बताया था,
एक हिस्से में उस खुशी के बारे में बताया था जब कुपोषित लड़का हंसना सीख गया था। कुछ पन्ने आंसुओं से भरे थे और कुछ पंक्तियां हंसी से गूंज रही थी। मैं इस किताब को एक छोटी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करना चाहती हूँ। उन लोगों को उभार देने के लिए जो कभी नहीं जानते थे कि वे फिर से शुरू कर सकते हैं। मीरा ने धीरे से कहा, प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर कोई निराश है तो वो जान सके कि सुरंग के अंत में रोशनी है। विक्रम ने उसे बहुत देर तक देखा। और मैं, तुम क्या सोचती हो अगर मेरा नाम भी उन आखिरी पन्नों में हो? उसने उसे देखा। उसकी आंखें पहाड़ों के पीछे से अभी अभी निकले चांद की तरह थीं। अगर आप चाहें तो आपका नाम हमेशा वहां रहेगा, ना केवल किताब में बल्कि मेरे दिल में भी। वे एक दूसरे पर झुक गए और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी कहने की जरूरत थी उन्होंने उसे जिया था, उससे गुजरे थे और उसे पूरी खामोशी से समझा था। कुछ महीने बाद पहाड़ों की रोशनी नामक स्थायी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कोई रंगीन बैनर नहीं थे, कोई जोर शोर से मीडिया कवरेज नहीं थी। बस लोग हंसते बोलते, हाथ मिलाते हुए इकट्ठा हुए थे। कुछ बूढ़े लोग थे जिनका पहली बार रक्तचाप मापा गया था, कुछ बच्चे थे जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया था, और कुछ दिल थे जिन्हें ना केवल दवाओं से बल्कि शुद्ध दयालुता से ठीक किया गया था। विक्रम ने आधिकारिक तौर पर समूह से इस्तीफा दे दिया, एक विश्वसनीय दोस्त को संचालन की स्थिति सौंप दी। उसने अपना पूरा समय धर्मार्थ फंड दूर दराज के क्षेत्रों के लिए समर्पित करने का फैसला किया, जहां भरपेट भोजन और शिक्षा का सपना अभी भी कई लोगों के लिए बहुत दूर था। मीरा अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क की क्षेत्रीय समन्वयक थी। वो अब वो नौकरानी नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वासी महिला थी जिसकी आवाज थी और जिसका प्यार सीढ़ीदार खेतों की पकी हुई फसल की तरह फैला हुआ था। मेरा अपना छोटा रास्ता नामक पुस्तक चुपचाप प्रकाशित हुई, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। इसे पढ़ने के बाद कई लोग धर्मार्थ स्थलों पर पहुंचे, कुछ ने स्वयंसेवक बनने के लिए कहा, कुछ बस उसे गले लगाकर रोने के लिए आए। उस चीज को लिखने के लिए धन्यवाद जिसे मैं इतने समय से स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पतझड़ की शुरुआत में एक दिन विक्रम और मीरा स्वयं सेवा के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के एक समूह से मिलने के लिए शहर लौटे। वे उस बंगले के सामने रुके जहां सारी कहानियां शुरू हुई थीं। लोहे का गेट अभी भी पहले की तरह गर्व से खड़ा था, लेकिन अंदर एक वीरान घर था। काई ने रास्ते को ढक लिया था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मीरा ने पूछा। विक्रम कुछ देर चुप रहा और फिर सिर हिला दिया। नहीं, उसने सोचा कि अतीत को बंद कर देना चाहिए। हमें ये देखने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है कि हम कितनी दूर आ गए हैं, बस ये जानना है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और साथ में मुड़ गई। आगे सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी, पत्थर से पक्के रास्ते पर सुनहरी धारियां बना रही थी। एक सरल लेकिन इतना मजबूत छोटा रास्ता कि जीवन के तूफानों से भी गुजर सके। और वहां उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, जैसे दो टूटे हुए टुकड़े जो कभी दर्द में थे अब एक साथ मिलकर एक नया, पूरा और पहले से कहीं ज्यादा चमकदार आकार बना रहे थे। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा खुश और महफूज रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें।